हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 19 दिसंबर 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। वीडियो में हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा अंतिम तक। पीडीएफ का लिंक और टेलीग्राम दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप दोनों को अवेल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है आज का। अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा महिलाओं की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो भारत सरकार ने महिलाओं की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर कर दी है 21 साल। तो अल्टीमेटली अब आप कह सकते हो कि भारत में 21 वर्ष से कम उम्र की महिला शादी नहीं कर सकती है। कम से कम मिनिमम एज 21 साल कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट विमेन एसएएफएफ चैंपियनशिप इन 2022? यहाँ पर एसएएफएफ का मतलब है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2022 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो 2022 में भारत इसकी अध्यक्षता करने वाला है। अच्छा, एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, अंडर 18 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन और अंडर 19 दोनों की अध्यक्षता भारत करेगा 2022 में। अंडर 18 वाले जो मैच होंगे, ये चैंपियनशिप 3 से लेकर 14 मार्च तक चलेगी। और अंडर 19 वाली जो चैंपियनशिप है, ये 25 जुलाई में स्टार्ट होगी और 3 अगस्त तक चलेगी। ये खास बात है। और भारत में जो फुटबॉल की देखरेख करता है या फुटबॉल को मॉनिटर और कंट्रोल करते हैं, दैट इज ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इसकी स्थापना 1937 में करी गई थी और इसके प्रेसिडेंट हैं प्रफुल्ल पटेल। आपको ध्यान होगा, मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया था, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल को फीफा में भी मेंबरशिप मिली है। ये फीफा के प्योर कमेटी के मेंबर बनाए गए हैं। कब तक के लिए? 2023 तक के लिए। अब अगर ऐसे एफएफ की बात करें, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की, तो इसकी स्थापना करी गई थी 1997 में और इसका हेडक्वार्टर है इस टाइम पे ढाका। भारत की कैपिटल नई दिल्ली, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड, बांग्लादेश की ढाका और जापान की कैपिटल टोक्यो। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा भारत का राज्य है जिसने अभी हाल ही में फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स 2021 को टॉप किया है? पहले तो आप ये समझ लो कि फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स जो है, इसको लॉन्च किसके द्वारा किया जाता है? इसको लॉन्च किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा। ठीक है। अब यहाँ पर फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स का मतलब ये है कि यहाँ पर यह देखा जाता है सारे राज्यों में कि कौन सा राज्य स्कूलों को लेकर बेहतर कार्य कर रहा है, बच्चों के साथ में बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या क्या नए नए इनिशिएटिव उठा रहे हैं। तो इसमें वेस्ट बंगाल ने टॉप किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर लार्ज स्टेट की बात करें तो पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे रहा है 58.9 स्कोर के साथ। अगर छोटे राज्यों में हम बात करें तो केरल नंबर 1 रहा है 67.9 स्कोर के साथ। अगर यूटीज में बात करें तो लक्षद्वीप नंबर 1 पे रहा है 52.6 के साथ। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करें तो उसमें मिजोरम सबसे बेस्ट रहा है। अब देखिए बंगाल ने कहाँ कहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया है। इन्होंने बच्चों के स्कूल में ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी बहुत अच्छी करी है, टॉयलेट्स की फैसिलिटी दी है एंड हैंड वॉश की फैसिलिटीज पर काफी ध्यान दिया है। इसके अलावा जो प्राइमरी एजुकेशन में जो टीचर्स की क्वालिटी है उसको भी बढ़ाया है। लेकिन दूसरी तरफ बंगाल में क्या चीजें नहीं रही अप टू द मार्क, जैसे कि बच्चों के स्कूलों में इंटरनेट और कंप्यूटर की फैसिलिटी अप टू द मार्क नहीं रही। इसके अलावा प्राइमरी स्कूल्स पर लैक पॉपुलेशन के हिसाब से भी यहाँ पर कम है। और बच्चों का जो ड्रॉप आउट रेट्स है ये भी कम है। मतलब बच्चे स्कूल तो जाना चालू करते हैं लेकिन कई सारे बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं। तो इन सारी चीजों पर बंगाल को ध्यान देना है। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है, ओवरऑल फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स 2021 को टॉप करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। एंड सेकेंड थिंग आपको यहाँ पर यह ध्यान रखनी है, ये जो रिपोर्ट है ये रिलीज करी गई है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरपर्सन विवेक देबरॉय के द्वारा। किसके द्वारा? विवेक देबरॉय के द्वारा। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, गुजरात में भूपेंद्र पटेल हैं और केरल में पिनाराई विजयन की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी हाल ही में अमेजोन के ऊपर एक भारी पेनाल्टी लगाई है और साथ में अमेजोन के साथ अपनी सारी डील्स को कैंसिल भी कर दिया है? तो ये संस्था है सीसीआई। सीसीआई का मतलब है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। हिंदी में इसको भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए सीसीआई का काम क्या होता है। सीसीआई एक ऐसी संस्था है या आयोग है भारत का जिसका काम ये होता है कि पूरे भारत में जो ट्रेड एंड बिजनेस है उसमें जो
कंपटीशन रहे वो फेयर कंपटीशन रहे। कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चीट ना करने पाए। जो भारत सरकार के अपने मानक हैं उन मानकों पर खरी उतरे और प्रॉपर तरीके से बाजार में कंपटीशन रखे। तो सीसीआई ने यहाँ पर अमेजोन को गिल्टी पाया, क्योंकि आप लोग लगातार भी देखते रहते हो, कई सारे आपको रियल लाइफ एग्जांपल सुनने में आते रहते हैं कि अमेजोन की तरफ से जो प्रोडक्ट डिलीवर किए जाते हैं वो अप टू द मार्क नहीं होते हैं। लाइक आपने मंगाया कुछ और जब आपने पैकेट खोला तो आपको मिला कुछ और। इस तरीके की शिकायतें लगातार बढ़ती चली जा रही थी, जिसके तहत कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको गिल्टी पाया और इनके ऊपर 202 करोड़ की पेनाल्टी लगाई है। और आगे के लिए जितनी भी डील्स थी उनको भी फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा भी अमेजोन ने डायरेक्टली सीसीआई के कई सारे नॉर्म्स को वायलेट किया है। भारत में सीसीआई की स्थापना साल 2003 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके चेयरपर्सन है इस टाइम पे अशोक कुमार गुप्ता। कौन है? अशोक कुमार गुप्ता, आईएएस अधिकारी। आरबीआई की स्थापना 1935 में करी गई। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की स्थापना करी गई थी 2018 में और सेबी की स्थापना 1992 में करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से दो देश हैं जिन्होंने अभी हाल ही में मिलकर एक नए प्रोग्राम को लॉन्च किया है इनोवेशंस को सपोर्ट करने के लिए? तो इनोवेशंस को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका और भारत दोनों एक साथ आए हैं और दोनों ने मिलकर एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है। ओके, और इस नए प्रोग्राम के तहत जिसका नाम रखा गया है टेक्नोलॉजी बेस्ड एनर्जी सॉल्यूशंस इनोवेशंस फॉर नेट जीरो। इसका मेन मोटो ये है सीधा सीधा कि यूएस की मदद से भारत के अंदर टेक्नोलॉजी यूजेस को बढ़ाना है और साथ में नई नई इनोवेशंस करनी है। इससे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को सीधा सीधा फायदा मिलेगा। अमेरिका में जे बिडेन की सरकार है, भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है और फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच सिनेमा का जो टॉप ऑनर है, मतलब टॉप अवार्ड है, इसको क्या बोला जाता है? मैं आपको पहले ही बता देता हूं। इसको बोलते हैं सीजर डी ऑनर। क्या बोलते हैं? सीजर डी ऑनर। तो फ्रांस सिनेमा की तरफ से फ्रांस सिनेमा का जो टॉप ऑनर है सीजर डी ऑनर, जिसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बोला जाता है फ्रेंच सिनेमा का। तो 2022 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रेंच सिनेमा की तरफ के से किसको दिया जा रहा है? तो इनकी तरफ से यह अवार्ड दिया जा रहा है केट ब्लैंचेट को। किसको? केट ब्लैंचेट। ये बेसिकली एक एक्टर है और ऑस्ट्रेलियन मूल से बिलोंग करती हैं। तो ऑस्ट्रेलियन एक्टर केट ब्लैंचेट को फ्रांस की तरफ से फ्रांस सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान सीजर डी ऑनर से सम्मानित किया जाएगा और ये अवार्ड बेसिकली फ्रेंच फिल्म एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अभी हाल ही में कौन सी राज्य सरकार के साथ पैक्ट साइन किया है और इस पैक्ट के तहत इस राज्य के अंदर लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना करी जाएगी? तो भारत सरकार ने अभी हाल ही में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार के साथ पैक्ट साइन किया है। इस पैक्ट की मदद से भारत सरकार ने महाराष्ट्र के अंदर 5 नए लॉजिस्टिक पार्क खोलने की प्रपोजल रखी है और ये प्रपोजल दोनों की सहमति से ओके भी हो गया है। अब यहाँ पर लॉजिस्टिक पार्क का अगर आपको मतलब नहीं पता तो समझ लीजिए इसका सीधा सा मतलब होता है इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियल एरिया उसे बोलते हैं जहां पर तरह तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं या फिर आप बोल सकते हो तरह तरह की कंपनीज और फैक्ट्रीज होती हैं। साथ में यहाँ पर सामान लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रकों का यूज किया जाता है। मतलब नेशनल हाईवेज का यहाँ पर काफी बड़ा रोल रहता है। तो इस मीटिंग में जहां पर केंद्र सरकार की तरफ से नीति आयोग के अधिकारी थे, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी और साथ में नितिन जयराम गडकरी को भी शामिल किया गया था, क्योंकि नेशनल हाईवे का भी यहाँ पर रोल होने वाला है। तो महाराष्ट्र के अंदर 5 नए लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना करेगी केंद्र सरकार। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, भारत का ये पहला ऐसा कौन सा राज्य बन गया है जिसने पिंक फोर्स लॉन्च करी है? पिंक फोर्स लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य गोवा बन गया है। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है। यहाँ पर पिंक फोर्स का मतलब यह है कि गोवा सरकार के द्वारा महिला पुलिस में एक अलग से यूनिट बनाई गई है और इस यूनिट की खास बात यह होगी कि गोवा के अंदर ये जो यूनिट है महिलाओं की, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ महिलाओं और बच्चों की हिफाजत के लिए लॉन्च करी गई है पूरे गोवा में। साथ में इन्हीं की ये जिम्मेदारी भी होगी कि कोई फॉरेनर महिला भी आती है तो उसको भी प्रोटेक्शन दी जाए। तो अल्टीमेटली ये जो पिंक फोर्स है ये पुलिस की एक ऐसी यूनिट होगी जिसकी सिर्फ और सिर्फ स्पेशल जिम्मेदारी होगी कि गोवा के अंदर महिलाओं और बच्चों की हिफाजत करना।
आसाम में हिमांता बिस्वा शर्मा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और त्रिपुरा में देव की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इज होस्टिंग विच एडिशन ऑफ द इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग। इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग जो होने वाला है, इसका कौन सा संस्करण भारत इस बार होस्ट कर रहा है? भारत इसका तीसरा संस्करण होस्ट करने जा रहा है। और ये जो इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग होने जा रहा है, इसका मेन मोटो है अफगानिस्तान पर विचार करना। क्योंकि हम सभी को पता है इस बार अगस्त के महीने में अफगानिस्तान में जो वहां का मूल स्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट्रियन स्ट्रक्चर है, उसको डिस्ट्रॉय करके तालिबान ने अपनी सरकार बना ली है। ठीक है, तो अभी क्योंकि जाहिर सी बात है अफगानिस्तान हमारा भी पड़ोसी है और इसके अलावा कई सारे कंट्रीज और यहाँ पर शामिल होंगे जिनका पड़ोसी है अफगानिस्तान। तो अब क्या करना है, आगे क्या विजन होगा, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर, वो सारी यहाँ पर बातें होंगी। एंड बाय द वे आपको ध्यान रखना है, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान सरकार ने जो अपना नया प्रधानमंत्री बनाया है, ये किसको बनाया है? मुल्ला अखुंद को नया प्रधानमंत्री बनाया गया था तालिबान सरकार की तरफ से अफगानिस्तान में। और साथ में मुल्ला बरादर को इन्होंने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है, यह भारत की पहली ऐसी कौन सी इंश्योरेंस कंपनी बन गई है जिन्होंने यूएनपीआरआई और ईएसजी इश्यूज को साइन किया है? तो ये है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। अब पहले यहां पर समझ लो यूएनपीआरआई और ईएसजी है क्या। यहां पर यूएनपीआरआई का मतलब है यूनाइटेड नेशंस प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट एंड ईएसजी का मतलब है एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। देखिए है क्या, यूनाइटेड नेशंस ये भी बोलता है प्रिंसिपल एंड रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट के तहत कि दुनिया में जितनी भी इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं या फिर जितनी भी बैंकिंग कंपनीज हैं या फर्म है, वो भी कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस के मानकों को माने और कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखें, सोशलिटी का भी ध्यान रखें और गवर्नेंस का भी ध्यान रखें। तो भारत में यूएनपीआरआई और ईएसजी इश्यूज को साइन करने वाला पहली ऑर्गेनाइजेशन या आप बोल सकते हो पहली इंश्योरेंस कंपनी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बन गई है। इसका सीधा सा मतलब यह होगा कि अब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एनवायरनमेंट को बचाने के लिए भी कार्य करेंगे। मतलब कहने का पेपरलेस वर्क पे आ जाएंगे, साथ में पानी के बचाने के लिए भी मुहिम चलाएंगे, पॉल्यूशन से कैसे बचा जाए उसके लिए भी मुहिम चलाएंगे, ये सारी चीजों पर ये ध्यान देंगे। ओके, एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जिसकी स्थापना साल 2000 में करी गई थी, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके चेयरपर्सन है एनएस कन्नन। कौन है? एनएस कन्नन। आपको याद होगा ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि अभी हाल ही में ये कौन सा बैंक है जिसने फैसला लिया है कि ये 2031 तक अपने आप को पेपरलेस कर देंगे, मतलब पेपरलेस बैंक बना देंगे। ये है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक टारगेट लेकर चल रहा है कि ये अपना 100% वर्क पेपरलेस करेंगे 2031 तक। ओके, तो ऐसे करके बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आगे आ रही हैं और एनवायरमेंटल पर्पस से काम कर रही हैं एनवायरमेंट को बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च द यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म हैकाथन लॉजिस्टिक। इनमें से किसके द्वारा अभी हाल ही में लॉजिस्टिक हैकाथन लॉन्च करी गई है? तो ये लॉन्च करी गई थी नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के द्वारा। अब देखिए ये जो हैकाथन लॉजिस्टिक्स लॉन्च करी गई है, इसका मेन मोटो क्या है? इसका मेन मोटो है, पहली चीज तो भारत में इनोवेशंस को लगातार हमें बढ़ाना है। दूसरी चीज, हम जो भी इंटरनेशनल लेवल पर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मतलब दूसरे देशों के लिए अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उनकी कॉस्ट को कम से कम हमें 14% तक घटाना है, जिससे क्या हो कि आगे हमें और भी अच्छी अच्छी डील मिले। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले ब्राजील ने अपनी एमेजोनिया नाम की सैटेलाइट इसरो से लॉन्च कराई थी। ठीक है, वो लॉन्च इसलिए कराई थी क्योंकि दूसरे देशों से अगर ब्राजील डील कर रहा था तो वो काफी ज्यादा पैसा ले रहे थे, लेकिन इसरो ने वही काम काफी कम कॉस्ट में कर दिया। ठीक है, तो पहली चीज इनोवेशन को बढ़ाना है, दूसरी चीज इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में जो कॉस्ट है उसको कम करना है और तीसरी चीज भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। ये तीन बेसिक मोटो के साथ हैकाथन लॉजिस्टिक लॉन्च करी गई और इसको होस्ट किया गया किसके द्वारा? नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज इनॉग्रेटेड द हिस्टोरिक श्री रमना काली मंदिर ऑफ ढाका। अभी हाल ही में रमना काली मंदिर जो कि बांग्लादेश के ढाका में है, उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस टाइम पर बांग्लादेश के दौरे पर हैं, तो वहां पर उन्होंने इस मंदिर का अभी हाल ही में उद्घाटन किया। आपको पता है ये मंदिर बहुत पुराना है। जब ये ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था बांग्लादेश, तो वहां पर 1971 के वॉर में
पाकिस्तानी फोर्सेस के द्वारा इस मंदिर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। ये मंदिर की 1971 वॉर से पहले की फोटो है और ये 1971 वॉर के बाद की फोटो है। तो अभी बांग्लादेश सरकार ने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया है और रिकंस्ट्रक्ट करने के बाद प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन किया है। तो ध्यान रखिएगा, नाम ध्यान रखिएगा, रमना काली मंदिर कौन से देश में? बांग्लादेश में, ढाका में, अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया। अगला क्वेश्चन है, हु हैज इनॉग्रेटेड नेशनल पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस ऑन टीबी? अभी हाल ही में नेशनल लेवल पर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करी गई टीबी के ऊपर। तो ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर ये जो कॉन्फ्रेंस आयोजित करी गई, इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया। ध्यान रखिए, भारत सरकार मोटो लेकर चल रही है कि भारत को टीबी फ्री करना है कौन से साल तक? 2025 तक। 2025 तक का टारगेट है, हमें टीबी मुक्त भारत बनाना है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम नाम की एक न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। कौन सी जगह से इसका परीक्षण किया गया? तो डीआरडीओ ने इसका परीक्षण डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड से किया। अब्दुल कलाम आइलैंड, जिसको व्हीलर आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, और ये आइलैंड उड़ीसा में है, उड़ीसा के कोस्टल एरिया पे। बाय द वे, अग्नि प्राइम मिसाइल की अगर बात करें तो इसकी सबसे पहली तो खास बात यह है कि ये अग्नि 3 जो मिसाइल थी, उससे जो इसका वेट है ये 50% सीधे सीधे कम हो गया है, जिसका सीधा फर्क किस में पड़ेगा? फ्यूल में, क्योंकि अगर वेट कम हो गया है तो ईंधन भी तो इसमें कम लगेगा, पहला सबसे बड़ा फायदा। दूसरी चीज, इसकी रेंज जो है ये 1 से लेकर 2000 तक की रेंज है इसकी, 2000 किलोमीटर तक की। आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, तो इन सारी खासियत के साथ अग्नि पी, या फिर आप बोल सकते हो अग्नि प्राइम मिसाइल को लॉन्च किया गया। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और डीआरडीओ के चीफ हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत सरकार ने सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कौन से बैंक के साथ पैक्ट साइन किया है? भारत सरकार ने अभी हाल ही में जर्मनी डेवलपमेंट बैंक के साथ पैक्ट साइन किया है। अब देखिए, जर्मनी डेवलपमेंट बैंक जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि जर्मनी डेवलपमेंट बैंक नाम का कोई बैंक नहीं है। बेसिकली जर्मनी का जो डेवलपमेंट बैंक है उसको KfW के नाम से जाना जाता है। अब KfW क्या है? ये बेसिकली एक कंपनी है जो कि अपनी 3 सब्सिडरीज को मिलाकर चलती है। इसकी पहली सब्सिडरी है DG, दूसरी सब्सिडरी है KfW आईपेक्स बैंक और तीसरी है FUB। ये तीनों कंपनियां जब एक दूसरे से मिल जाती हैं तो ये क्या बन जाती है? KfW बन जाती है। तो KfW एक ऐसा वास्ट लेवल पे बैंक है जो कि जर्मनी के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। इस वजह से इसको आमतौर पर जर्मनी डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। तो भारत सरकार ने अभी हाल ही में जर्मनी डेवलपमेंट बैंक से एक लोन पैक्ट साइन किया है। कहने का मतलब आप ये बोल सकते हो, भारत सरकार KfW से लोन लेगी और इस पैसे की मदद से सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाएगा। KfW की बात करें तो इसकी स्थापना 1948 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट जर्मनी। ओके, एंड इस टाइम पे इसके प्रेसिडेंट कौन है? ये हैं पीटर एल्टमायर। ध्यान रखिएगा, आज शाम को मैं साइंस की क्लास लेने वाला हूं। इस क्लास का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। शाम को 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक एक क्लास होगी। आप जाके इस लिंक पे रजिस्टर कर लीजिए खुद को, और क्लास को खोलने के लिए अनलॉक कोड है वरुण 777। इसी कोड से आपकी क्लास खुलेगी शाम को 5 बजे। ठीक है, तो अनअकैडमी लर्नर ऐप पर यह क्लास होगी। क्लास के लिंक पे अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करिए और रजिस्टर कर लीजिए। अनअकैडमी पर मेरे कोर्सेज के लिए वरुण 777 डिस्काउंट कोड के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आपको बेस्ट ऑफर्स और साथ में 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। आज की बात यहीं तक रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो।